सोचिए, एक देश बनता कैसे है? क्या बस नक्शे पर कुछ लकीरें खींच देने से देश बन जाता है? 1947 में भारत के लिए ये कोई फिलॉसफी का सवाल नहीं था। आज़ादी के साथ साथ देश के सामने एक बहुत बड़ी असल चुनौती खड़ी थी। सैकड़ों रियासतों में बटे जमीन के टुकड़े को एक राष्ट्र में कैसे बदला जाए? ये कहानी है उस नामुमकिन को मुमकिन करने की। अब ये जो नंबर है स्क्रीन पर 5665, ये बस एक नंबर नहीं है। ये 5665 चुनौतियां थीं। 5665 रियासतें और हर एक का अपना राजा, अपना कानून, अपना झंडा। इन सबको एक तिरंगे के नीचे लाना किसी के लिए भी शायद सबसे बड़ी परीक्षा थी। तो सवाल ये उठता है कि इन बिखरे हुए टुकड़ों को कौन जोड़ेगा? वो कौन सी शख्सियत थी जिसके फौलादी इरादों ने आज के भारत की शक्ल तय की? और इस कहानी के हीरो हैं भारत के लौह पुरुष। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री। और ये जो लौह पुरुष का खिताब है ना, ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं थी। ये उनके चट्टान जैसे इरादों और कभी न झुकने वाली इच्छा शक्ति का प्रतीक था। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? उन्हें सरदार यानी नेता का खिताब किसी सरकार ने नहीं दिया, ये तो सीधा जनता से मिला था। 1928 में जब बारडोली का किसान आंदोलन सफल हुआ तो वहां की महिलाओं ने उन्हें ये सम्मान दिया। ये दिखाता है कि उनका नेतृत्व जमीन से कितना जुड़ा हुआ था। और बस इन्हीं फौलादी इरादों की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा हुई जूनागढ़ संकट में। ये वो चुनौती थी जिसने भारत की एकता को सीधे सीधे चैलेंज किया था। अच्छा, इस संकट को ठीक से समझने के लिए ना उस वक्त की थोड़ी उलझी हुई सी तस्वीर को देखना पड़ेगा। जूनागढ़ और हैदराबाद में शासक मुस्लिम थे, पर 80% से ज्यादा आबादी हिंदू थी। और कश्मीर में मामला ठीक इसका उल्टा, मतलब एक ऐसी चिंगारी जो पूरे देश में आग लगा सकती थी। अब जूनागढ़ का मामला तो और भी ज्यादा पेचीदा था। सोचिए, जगह है गुजरात में, पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, कोई ज़मीनी बॉर्डर नहीं। फिर भी वहाँ के नवाब महाबत खान ने अपने दीवान शाहनवाज भुट्टो के असर में आकर 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान का इरादा एकदम साफ था, भारत के दिल में एक मिलिट्री बेस बनाना। तो अब सवाल ये था कि भारत की एकता पर हुए इस सीधे हमले का जवाब सरदार पटेल कैसे देते हैं? और उन्होंने सिर्फ ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, नहीं, बल्कि एक ऐसी चाल चली जो कूटनीति की किताब में दर्ज हो गई। देखिए, पटेल की स्ट्रैटेजी के 3 हिस्से थे। पहला, डिप्लोमैटिक प्रेशर, जिसके लिए वीपी मेनन को भेजा गया। दूसरा, और ये बहुत जरूरी था, जनता की आवाज को ताकत देना, जिसके लिए आर्जी हुकूमत यानी एक प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट किया गया। और तीसरा, मिलिट्री एक्शन को एक आखिरी ऑप्शन की तरह तैयार रखना। मतलब ये उनकी साम दाम दंड भेद वाली पूरी नीति थी। पहले बातचीत, फिर दबाव और जरूरत पड़े तो एक्शन। और वीपी मेनन ने जो मैसेज जूनागढ़ के दीवान को दिया वो एकदम क्लियर था, कोई लाग लपेट नहीं। सीधी सीधी चेतावनी थी कि अगर नवाब ने अपना फैसला नहीं बदला तो उनका राज खत्म होना तय है। असल में पटेल की पूरी स्ट्रैटेजी की बुनियाद थी जनता की मर्जी। श्यामल दास गांधी के नेतृत्व में बनी ये आर्जी हुकूमत यानी कि अस्थायी सरकार जूनागढ़ के लोगों की वो आवाज थी जो हिंदुस्तान से जुड़ना चाहती थी, और इसी ने भारत के एक्शन को एक मजबूत नैतिक आधार दिया। तो अब एक तरफ से डिप्लोमेसी, दूसरी तरफ से जनता की ताकत, दोनों का दबाव काम कर रहा था। और ये पूरा संकट अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा था, जहां फैसला अब जनता को करना था। और फिर जैसा कि होना था, ताश के पत्तों का महल ढह गया। जब नवाब को ये समझ आया कि भाई अब तो अपनी ही जनता खिलाफ हो गई है और भारत का दबाव भी बढ़ता जा रहा है, तो वो रातों रात कराची भाग गया। और देखिए, इतिहास में ये बात दर्ज है, वो अपनी रियासत छोड़ गया, अपनी जनता छोड़ गया, पर अपने प्यारे कुत्तों को ले जाना नहीं भूला। इसके बाद तो सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। मतलब कुछ ही महीनों में नवाब के पाकिस्तान जाने के ऐलान से लेकर उसके भाग जाने तक सत्ता का कंट्रोल पूरी तरह से जनता की उस अस्थायी सरकार के हाथ में आ गया था, जिसने भारत से मदद की गुहार लगाई। लेकिन रुकिए, पटेल का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक तो अभी बाकी था। वो चाहते तो फौज भेजकर जूनागढ़ को मिला सकते थे, है ना? लेकिन नहीं, उन्होंने दुनिया को ये दिखाने के लिए कि ये फैसला लोकतांत्रिक है, जनमत संग्रह पर जोर दिया। मतलब फैसला जनता करेगी,
बंदूकें नहीं। और जब नतीजे आए तो वो उम्मीद के मुताबिक तो थे, पर इतने जबरदस्त कि पूरी दुनिया ने देखा। जनवरी 1948 में जब वोटिंग हुई तो 99%, जी हाँ 99% से ज्यादा लोगों ने हिंदुस्तान के हक में वोट दिया। ये जनता का फैसला था जिसने जूनागढ़ के भविष्य पर हमेशा के लिए मुहर लगा दी। तो जूनागढ़ की ये कहानी सिर्फ एक रियासत को भारत में मिलाने की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो सरदार पटेल की उस काबिलियत और विजन का बस एक छोटा सा नमूना था जिसने उन्हें बनाया एक भारत का निर्माता। कहते हैं ना, जैसे बिस्मार्क ने बिखरे हुए जर्मनी को एक किया था, ठीक वैसे ही पटेल ने भारत की 565 रियासतों को एक माला में पिरो दिया। इसीलिए उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, और ये टाइटल उनके काम के विशाल पैमाने को एकदम सही तरीके से बताता है। और आज उनकी इसी महान विरासत को एक ऐसे स्मारक के रूप में अमर कर दिया गया है जो उनके अपने कद की तरह ही विशाल है। कितना विशाल? 182 मीटर। ये सिर्फ एक ऊंचाई का आंकड़ा नहीं है, ये उस शख्स को एक राष्ट्र का सलाम है जिसने देश को टूटने से बचाया। ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात के केवड़िया में, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति। सोचिए, अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी लगभग डबल ऊंची। और इसका उद्घाटन भी उनकी जयंती 31 अक्टूबर को किया गया था, जिसे आज हम सब राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाते हैं। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि उस व्यक्ति को एक सच्ची श्रद्धांजलि है जिसने भारत को एक बनाया। तो आखिर में जब हम सरदार पटेल के जीवन और खास तौर पर इस जूनागढ़ संकट को देखते हैं, तो एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या सच में एक इंसान अपने संकल्प से इतिहास का रुख मोड़ सकता है? सरदार पटेल की कहानी इसका एक बहुत ही मजबूत और साफ जवाब देती है।